हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। और इसके अलावा आज हम लोग करने वाले हैं जेडब्ल्यू मेंस का 13 अप्रैल को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके बारे में। ठीक है, ऐसे करके हम और भी पेपर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर सके हैं, आप लोग भी उसको और ज़्यादा विजिट कर सकते हो। नाउ हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि भैया जो हमारा आज का लेक्चर चालू होने वाला है, तो उसके पहले ध्यान रखना कि करंटली चैनल पर एक जीत सीरीज करके सीरीज चल रही है, जहां पर मात्र 60 सेकेंड्स में शॉर्ट्स के अंदर आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं आपके जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन और साथ ही साथ में नीट के एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो भैया आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। चलिए जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आ जाते हैं अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास में दो स्टेटमेंट है, सही गलत वाली बात बतानी है, वही असर्शन रीजन के रिगार्डिंग ये बन जाता है। पहला बोलता है कि जो पर्मुटेट प्रोसेस होती है वो ज़्यादा इफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू सिंथेटिक रेजिन मेथड के फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो भैया वही है, मिनरल वाला पानी या हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना। अब देखो, पर्मुटाइट प्रोसेस के अंदर लफड़ा ये होता है कि भैया यहाँ पर यूज़ किया जाता है जियोलाइट्स को। और जियोलाइट्स के साथ में लफड़ा ये है कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ जो कैटाइनिक इम्प्योरिटी होती है ना, सिर्फ इसे ही साफ कर पाता है। जबकि सिंथेटिक रेजिन मेथड के अंदर क्या होता है, कैटायन एनायन न्यूट्रल किसी प्रकार की भी इंप्योरिटी लेकर आ जाओ, ये सबको साफ कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है, सिंथेटिक रेजिन। परम्यूटेड प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 हो गया आपके पास में गलत। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड जो होता है उससे आपके पास में सॉल्यूबल सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बोलता है। ठीक है, अब देखो ये भी बिल्कुल गलत है। यहां पर सॉल्यूबल सोडियम सॉल्ट नहीं बनता है, यहां पर आपके पास में इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनता है। अब सॉल्यूबल बनाओगे तो भैया वो तो मिक्स ही हो जाएगा ना, तो तुम उसको साफ करके फिल्टर कैसे करोगे, तो अलग अलग करना जरूरी है ना। तो इसी वजह से स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपके पास में गलत। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में भाई साहब, फोर्थ वाला हो जाएगा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली मिस मैच। कौन यहां पर सबसे ज्यादा मिसमैच होने वाला है। अब यार देखो, ये जो आपके पास में अगेन वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके पास में सीधा पूछा गया है मेटालर्जी से, जहां पर ओर्स वगैरह के प्यूरिफिकेशन की बात की गई है। तो इसके लिए भी टेक्निक होती है जो आपको वहीं शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो फर्स्ट वाला जो जिंक का लिक्वेशन प्रोसेस होती है, तो भैया यहां पे ये कभी भी यूज नहीं किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होती है इसको हमेशा प्यूरिफाई करने के लिए। नाउ बात कर लेते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोलता है आपके पास में कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज दिस एंड इट्स एंटर इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो अगर ये फर्स्ट से थर्ड में एंटर करता है तो इस कंडीशन पे इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी। तो भाई देखो, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वाला क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में ये पहले भी बता चुका हूं, आईएमपी क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से ये जो एनर्जी टर्म या ऑर्बिट वाली टर्म काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला हो लगेगा ई एन, मतलब कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है वो, साथ ही साथ में जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो ये वाला लग जाएगा। साथ ही साथ में आपके पास में जो अगला फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपके पास जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन मतलब जो ऑर्बिट रहेगा, तीसरे ऑर्बिट में भेजना है तो एन इज इक्वल टू 3 रख दो। तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो भैया फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 मल्टीप्लाइड बाय जेड, मतलब एटॉमिक ऑर्बिट एटॉमिक नंबर होता है। और आपके पास में हाइड्रोजन एटम है तो इसलिए z की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपके पास में 9। तो जस्ट सिंपली इसको सॉल्व कर दो तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब यहां पर अगर आपने आंसर देखा तो भैया ये वाली वैल्यूज में नहीं आ रहा है, ये आपके पास में किस तरह से आ रहा है, ये 1/3 1/9 में आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थर्ड वाले की जो एनर्जी रहती है वो आपके पास फर्स्ट वाले की एनर्जी का क्या है, 1/9 टाइम हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड वाला। तो ये लीजिए, ये भी हो गया है हमारे पास में सॉल्व। नाउ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक की रिएक्शन दे के रखी हुई है।
यहाँ पर आपके पास में दो क्लोज चेन ग्रुप हैं। एक आपके पास में जो रहेगा ये आपके पास में क्या करता है, ये ब्यूटेन की चेन बना रहा है और ये आपके पास में पेंटेन की चेन बना रहा है। अब इसको अंदर आपने क्या करके रखा है, एसिड के साथ रिएक्शन की गई है, H पॉजिटिव का अटैक करवाया है और यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो आपके पास में मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट इन चार में से क्या होने वाला है। तो देखिए भाई साहब, चला इसको भी हम लोग फटाफट जानते हैं। पहला बोलता है फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 6 मेंबर्ड ईच। सेकंड बोलता है रिंग एक्सपांशन कैन गो अप टू द 7 मेंबर्ड रिंग, फाइनली बोथ दिस एंड ओनली ए विल बी 6 मेंबर रिंग। तो भाई साहब यहाँ पर क्या होता है, रिंग वाले स्ट्रक्चर की बात करा जा रहा है कि कितने मेंबर रिंग्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो भैया देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी इजी सा रिएक्शन आपके पास में चल रहा है। सिंपली आपके पास में क्या होता है, वो कैटाइनिक कॉन्सेप्ट लगता है, कैटाइनिक कॉन्सेप्ट से ये पूरी कहानी आपके पास में क्लियर हो जाती है। अब देखो इसको बिल्कुल ईजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आपके पास में क्या है कि यहां पर है OH ग्रुप और यहां पर क्या देके रखा हुआ है, यहां पर देके रखा हुआ है पेंटागन। जब कभी भी H पॉजिटिव की रिएक्शन करवाते हो तो कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए कि जितने भी यहाँ पे लॉन पेयर होते हैं तो इनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में क्या है, H पॉजिटिव के पास भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑब्वियस बात है ये जो H पॉजिटिव होता है इस OH के ऊपर करता है अटैक, जिससे कि यहाँ पर H2O हो जाता है बाहर। क्योंकि देखो प्लस चार्ज आ जाएगा ना, H पॉजिटिव इधर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये घटना होती है तो भैया जो आपके पास H2O को रिमूव करवाते हो तो H2O को रिमूव करवाने की वजह से यहाँ पे अब आप लोग ये चेंज देखते हो कि यहाँ पर आपके पास में 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। और हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन से जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है 3 डिग्री। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी निकल कर आ रही है कि भैया यहाँ पे अगर आप शिफ्टिंग की बात करते हो तो भाई साहब दोनों के अंदर लफड़ा है ना, क्योंकि आपके पास में दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर रिंग छोटी है, यहाँ पर रिंग क्या है आपके पास में बड़ी है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर होता है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से ये जो 4 मेंबर की रिंग थी अब ये 5 मेंबर की बन जाती है। कैसे बनती है, ये जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गए, दोनों ही यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग बना चुके हैं। ये ऐसा 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 और यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसा। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आपके पास में अचीव हो जाती है। ठीक है, कंप्लीटली नहीं पर हाँ थोड़ी आपके पास में स्टेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है अचीव। अब देखो यहाँ पर अगली बात हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन आया है ये 2 डिग्री पर आया है, परंतु हमें पता है 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, 3 डिग्री वाले। तो ये यहाँ पर क्या कर जाएगा, शिफ्ट करवा दो। जैसे आप यहाँ पर इसको शिफ्ट करवाते हो तो शिफ्ट करवाने पे आपके पास में क्या हो जाएगा, रिंग अगेन ये एक्सपांड हो जाएगी। 5 मेंबर रिंग जो होगी वो 6 मेंबर रिंग में आपके पास में हो जाती है कन्वर्ट। परंतु अब देखो भैया यहाँ पर अगली कंडीशन पे हम लोग क्या बोलते हैं। तो भाई साहब हमारे पास में कंडीशन हुई है, ये रही मेरे पास में एक पेंटागन की रिंग, यहाँ पर ऐसा 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 और यहाँ पर अगेन एक और क्या बन चुका है आपके पास में, पेंटागन बन चुका है। यहाँ पर कार्बोकेटायन आ चुका है जो कि क्या है 3 डिग्री पर। अब लफड़ा क्या है कि भाई साहब बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा ले नहीं सकते हो, यहाँ पर इसको करना है स्टेबलाइज। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए आप इस रिंग का ही सहारा ले सकते हो। तो होता क्या है कि इस रिंग के सहारे के टाइम पे यहाँ पर जो आपके पास में बॉन्ड है ये लूज होता है और यहाँ पे अटैक करता है, जिससे कि 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो जाती है आपके पास में 6 मेंबर रिंग में। तो जैसे ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा तो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने पर क्या बनेगा भाई साहब, ये बनेगा आपके पास में एक 5 मेंबर ग्रुप। देन यहां पर बन जाएगा अब आपके पास में 6 मेंबर रिंग और ये चार्ज जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये चार्ज इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, एक कैटाइनिक चार्ज आ जाएगा। अब अगेन ये अभी भी अनस्टेबल है, इसको स्टेबलाइज करना है। पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह से हम लोगों को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब देखो ये भी क्या कहानी होती है, अगेन ये यहां पर कैसा है 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, इसको 3 डिग्री बनाना रहेगा। तो 3 डिग्री बनाने के लिए क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप होता है, कौन सा वाला, ये वाला इधर पर आकर अटैक करता है, जिससे कि एक कॉमन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और जब आप कॉमन बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करोगे तो ये रहा आपके पास में एक बेंजीन की रिंग या हेक्सागोनल रिंग ऐसा, और एक हेक्सागोनल रिंग बन जाएगा आपके पास में
इस तरह से। और जो कार्बोकेटायन था वो 2 डिग्री से शिफ्ट होकर अब आ जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री पे। अगेन 3 डिग्री अनस्टेबिलिटी को शो करता है, तो इसको स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, तो किसी एक को देनी पड़ेगी कुर्बानी। तो कुर्बानी देने के लिए भैया यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये आता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर कुर्बानी देता है। कुर्बानी देते टाइम पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ग्रुप को। जैसे उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसको देने की वजह से यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन का जो आयन होता है ये हो जाएगा बाहर। और लास्ट में आपके पास में यहां पे 2 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास में प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला, कि दोनों ही क्या कराएंगे, 6 कार्बन की रिंग बना देंगे। ठीक है, चलिए जी, अगेन हमारे पास में अगला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो भाई साहब बहुत 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 ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला ही पॉइंट जो हमको बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है कि नाइलॉन 6 जो होता है, इन चारों में से कैप्रोलैक्टम के लिए सीधा सीधा रिलेट करने वाला है। मतलब 2 ऑप्शन आपके पास में उड़ा दिए गए हैं ना। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की जब कभी भी बात की जाती है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है जो आप लोग को पूछा गया है, जो सीधा रिलेट करता है क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन से। और अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन भी गायब हो गया। तो सही आंसर कौन सा होगा, 3। अब यहां पर चाहो तो सी वाले में देख लेना, सिस 1,4 पॉलीस आइसोप्रोपीन। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर। फिर उसके बाद में आपके पास में पॉलीक्लोरोप्रोपीन, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, न्यूप्रिन का एग्जांपल हो जाएगा। तो थर्ड वाला आंसर अगेन ये भी आपके पास में हो गया डन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 की, जो पूछा गया है आपके पास में सरफेस केमिस्ट्री में से। What happens when a लियोफिलिक सॉल is added to a लियोफोबिक? लियोफिलिक ये क्या करते हैं, लियोफिलिक वाले ये पानी से प्यार करते हैं, वहीं फोबिक वाले जो होते हैं वो पानी से घृणा करते हैं या हेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछ के रखा गया है क्या होता है, लियोफिलिक सॉल इज एडेड टू द लियोफोबिक। लियोफिलिक में लियोफोबिक मिलाने से क्या बन जाता है, तो भाई साहब ये आपके पास में वो प्रोटेक्टिव कोलाइड वाला एग्जाम्पल आपके पास में देके रखा गया है, तो वही आपके पास में आंसर होने वाला है। सीधा आंसर कौन सा है, सीधा आंसर बताता हूं, फोर्थ वाला, फिल्म ऑफ लियोफिलिक सॉल इज फॉर्म्ड ओवर द लियोफोबिक। ठीक है, मतलब क्या होगा कि फोबिक बोलता है कि मुझे मिक्स नहीं करना है, परंतु जो फिलिक होता है वो इसके साथ में जो आपके पास में फोबिक वाला होता है ना, तो इसके ऊपर क्या कर देता है, लियोफिलिक की एक लेयर बना देता है, जिससे कि ये उसके अंदर मिक्स हो जाता। और ये पता है, ये सीधा सीधा वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसको बस पूछने का तरीका बदल दिया है, पर क्वेश्चन वही है, तो टेंशन नहीं लेना। नाउ बात कर लेते हैं अगेन आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक और बिल्कुल तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन है, शानदार वाला, जिसके अंदर आपके पास में ये बोल के रखा गया है कि आपके पास में अमाइन और हाइड्रोक्सी ग्रुप से बना हुआ और साथ ही साथ यहाँ बेंजीन से बनी हुई एक खतरनाक सी रिंग दे के रखी है, रिएक्शन करवानी है। पहले स्टेप में हम लोग इसको मिलाते हैं HCl के साथ में, एंड दूसरी स्टेप जो होती है वहां पर आपको इसको मिलाना है बेस के साथ में और बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जहां HCl दिखा, ध्यान रखो वो देगा तुम्हारे पास में H पॉजिटिव, दैट इज एसिड। और H पॉजिटिव हमेशा अटैक करता है उस जगह पर जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं उसको, इस OH ग्रुप में। तो चलिए जी फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास में क्या था भैया, यहां पर था आपके पास में ये बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन की रिंग से एक हेक्सागोनल रिंग आपके पास में जोड़ के रखी गई है, साथ ही साथ में इसी के साथ में बना हुआ है एक पेंटागन। और यहां पर जो OH होता है ना, तो इस ऑक्सीजन के पास में क्या होती है, एक्स्ट्रा लॉन पेयर्स होती है। तो एक्स्ट्रा लॉन पेयर्स होने की वजह से जो आपके पास में HCl का H पॉजिटिव है वो अटैक करता है यहां पर, जिससे कि H2O आपके पास में रिमूव हो जाता है। और H2O के रिमूव होने से यहां इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए जी, यहां पर बना दी हमने बेंजीन, यहां पर आपके पास में 6 मेंबर रिंग, और उसके बाद में ये 5 मेंबर रिंग पेंटागन शो करता है। और यहां पर ये वाला जो ग्रुप है ये आपके पास में अमाइन ग्रुप NH2 एज इट इज चलने वाला है। नाउ यहां पर क्या हो चुका है, आपके पास में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब होता यह है कि जैसा अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि आपके पास में जब कभी भी इस तरह से कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और जो रिंग होती है
उसमें सिमेट्री नहीं होती है, तो ये सिमेट्री को अचीव कर लेता है। सिमेट्री को अचीव करता है मतलब अगर ये 6 मेंबर रिंग है तो ये पेंटागन भी 6 मेंबर रिंग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो पिछली बार का वीडियो आप देख लेना, वहाँ सॉरी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कैसे मैंने कन्वर्ट करवाया था। सेम वही प्रोसेस को आप यहाँ पर दोहरा सकते हो, सेम वही वाला काम हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास में 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग बनने के साथ में क्या होता है भाई साहब, 6 मेंबर रिंग बनते टाइम पे यहाँ पर एक साइड इसकी क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। साथ ही साथ में हमारे पास अभी भी चल रहा है अमाइन ग्रुप दैट इज NH2, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको मिलाना है यहां पर बेस को। तो आपने क्या मिला के रखा है, KOH। अब देखो भाई इसकी क्या खासियत होती है, जरा इसको भी समझा देते हैं। पॉजिटिव चार्ज के इस पॉइंट पर शिफ्ट होने की वजह से ही यहां पर ये सब कुछ हुआ था। तो आपके पास में जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज था वो कहां पर आ गया था, यहां पर। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए भैया एक हाइड्रोजन को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो हाइड्रोजन क्या होता है, जस्ट नियर बाय वाला। तो कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये कुर्बानी देगा। जब ये कुर्बानी देता है तो इलेक्ट्रॉन्स को वो फेंक देता है यहां पर, जिससे कि बन जाएंगे डबल बॉन्ड, और जो ये H पॉजिटिव निकलेगा वो इस KOH के साथ में क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ये आपको मिलेगा एक बेंजीन की रिंग। साथ ही साथ में यहां पर अगला आपको मिलेगा एक हेक्सागोनल रिंग। इसको बनाते हैं हम लोग ऐसा ऐसा ऐसा, और हाइड्रोजन डोनेट करने की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड का हो चुका है फॉर्मेशन। और लास्ट में जो आपके पास में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जो अमाइन ग्रुप है NH2 वो भी प्रेजेंट रहेगा। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो सही आंसर कौन सा हो रहा है, थर्ड वाला। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 67 डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, जहां पर अगेन फिर से केमिकल रिएक्शन दे के रखी गई है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली रिएक्शन दे के रख दी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहानी है। ये बोलाता है कि कोई फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास में परफॉर्म हो रही है। लॉन्ग फॉर्म में कार्बन चेन दे के रखी है, तो कितने कार्बन है, 4 5 6 हेक्सागोन है, ठीक है। ए हेक्सागोन बोल रहा हूं मैं, 6 मेंबर रिंग है, और एनहाइड्रस AlCl3 आपके पास में दे के रखा है, जो कि लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। और इससे बता के रखा है कि जो प्रोडक्ट X है वो क्या बनेगा अगर ये HCl हो। तो अगर आप लोग को याद हो तो पता है ये वाली रिएक्शन कौन सी वाली रिएक्शन है, ये आपके पास में यूज किया जाता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन के लिए। तो ये वही वाली रिएक्शन है भाई साहब, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ईजी है, आप लोग आराम से यहाँ पे बता सकते हो। तो आइसोमेरिक रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि आपके पास में रखा हुआ जो नॉर्मल चेन होता है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 मेंबर ग्रुप था आपके पास में। अब इस 6 मेंबर ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, जब एनहाइड्रस AlCl3 आप यहाँ पे मिलाओगे तो देखो ये AlCl3 जो होता है ना, बेसिकली ये हेलोजन को ऐड नहीं करता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल हटा ही दो। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, आइसोमराइजेशन करता है। आइसोमराइजेशन मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो जो रिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में ब्रांच स्ट्रक्चर में। तो बस इतना रहेगा, ये नहीं करेगा, हेक्सागोन वेक्सागोन ही बनाएगा भैया। रिंग थी ये जो आपके पास में स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन को इसने क्या कर दिया है, ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। तो 68 वाला भी हो गया हमारे पास में डन। नाउ बात कर लेते हैं 69th वाले क्वेश्चन की, जो आपके पास में अगेन एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेट करता है। वो होता है आपके पास में रिएक्शन मैकेनिज्म की भाई साहब कौन सा फॉलो हो रहा है। ये S1 S2 S3 S4 सॉरी S1 S2 S3 4 बोल रहा हूँ मैं, तो लग रहा है कि मोबाइल के जो वेरिएंट से वो बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 एंड SN2 की बात करता है। तो चलिए जी देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन यहाँ पर क्या बोलती है। रिएक्शन आपके पास में दे के रखा हुआ है कि अलग अलग कंपाउंड दे के रखे हैं, जिसमें एक है 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, कलर चेंज कर दे, ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है आपके पास में ब्रोमीन, यहाँ पर है 2 मिथाइल आपके पास दे के रखा हुआ है। इसको हम लोगों को रिएक्ट करवाना है C2H5O नेगेटिव के साथ में। अच्छा ये भी मैंने पता है शॉर्ट ट्रिक में बता के रखा हुआ था, ये आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। C2H5O नेगेटिव होता है ना, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जहां कहीं पर भी आते हैं तो सीधी सी बात है वहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। अब अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो ये बोलता है एंड गिव्स ए, ये ए नाम का प्रोडक्ट आपको देगा। तो SN2 में क्या होगा कि सीधे सीधे यहां से क्या होगा, ब्रोमीन का हो जाएगा रिप्लेसमेंट, और ब्रोमीन के रिप्लेसमेंट के बाद में यहां पर आपके पास जो इथॉक्सी ग्रुप था वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपके पास में दे के रखा है ये वाला, इजी।
नाउ बोलता है कि आपके पास में वेयर इज ऑन रिएक्शन विथ दिस, अगेन आपके पास में 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड दे के रखा हुआ है, बट इस बार इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई गई है, C2H5OH के साथ में, जो असल में क्या होता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जिससे कि आपके पास में क्या होगा, बी नाम का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। मैकेनिज्म तो अच्छा देखो, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या फॉलो करता है, SN1 को फॉलो करता है, तो बस हो गया सिंपल। अब प्रोडक्ट तो आपके पास में क्या होने वाला है भाई साहब, बनने तो सेम तरीका वाला ही है, आपके पास में वही बन जाएगा प्रोडक्ट जो भी आप देख रहे हो, इथेनॉल इथेनॉल बन जाएगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि आपके पास में अगर SN2 होता है तो SN2 प्राइमरी में सबसे बढ़िया होता है, जबकि अगर आप बात करते हो SN1 की तो ये टर्शरी में सबसे बेस्ट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा, परंतु ये जो ग्रुप होगा ना वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शरी में कैसे कन्वर्ट होगा, ये बन गया 3 डिग्री और यहां पर क्या आ जाएगा, इथॉक्सी, पर ये कहां से आया था, ये आया था आपके पास एथेनॉल से। तो इस वजह से देखा जाए तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है फर्स्ट वाले में और SN1 फॉलो हो रहा है सेकंड वाले में। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। इन द रिएक्शन गिवन बिलो, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रिएक्शन आपके पास में दे के रखी गई है और इस रिएक्शन के रिगार्डिंग बोल के रखा हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट आपके पास में क्या बनने वाला है। ओके भाई, अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्शन करवाते टाइम पे पहले रिएक्शन करवानी है बेस के साथ में, ठीक है, दूसरी रिएक्शन करवानी है हम लोगों को एसिड के साथ में। चलिए जी, फटाफट से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक हमेशा बोलता हूँ कि ध्यान रखो, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना, यही सबसे बड़े लफड़े की जड़ होता है, यही सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो यहाँ भी फॉलो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को करा जाएगा। तो देखना भाई किस तरह से मैं यहाँ पे रिएक्शन को परफॉर्म करवाता हूँ। कार्बन की रिंग में एक नाइट्रोजन जोड़ दिया, एक बीच में जोड़ दिया है मिथाइल, साथ ही साथ में ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप किसको रिप्रेजेंट, इस ग्रुप के साथ में बचा हुआ हिस्से में क्या दे के रखा हुआ है, ऑक्सीजन। अब यहां पर होता क्या है ना कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है हर जगह पर एक ही रोल प्ले करता है, दैट इज धोखेबाजी वाला। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, जिस वजह से ये हिस्सा बनता है नेगेटिव और ये हिस्सा क्या बन जाता है, पॉजिटिव। और ऑब्वियस बात है कि बेस के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो बेस होता है ये OH नेगेटिव, तो ये किसके पास भागेगा, ये भागेगा इस पॉजिटिव के पास में। तो यहां पर भी मैंने सेम ही रिलेशन बना के रखा और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करा है, जिससे कि अब जो मेरे पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो हुआ नाइट्रोजन, यहां पर जोड़ के रखा हुआ था मिथाइल ग्रुप, और ये चेन अभी कंटिन्यू चल रही है। यहां पर आ गया है हाइड्रोक्सी और यहां पर क्या चल रहा है आपके पास में O नेगेटिव ग्रुप, यहां ऐसा चल रहा है। नाउ अब देखो यहां पर अगली सिचुएशन क्या होने वाली है। अगली सिचुएशन आपके पास में यह है कि दो बड़े ग्रुप यहां पर पास नहीं रह सकते, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसके पास में भी लॉन पेयर है और इसके पास में भी लॉन पेयर है। तो आपको कहीं ना कहीं यहां पर इसको स्टेबिलिटी को अचीव करवाना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी अचीव करते टाइम पर यहां पर होगा क्या, देखते हैं हम लोग। यहां पर होता यह है कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है यहां पर, जैसा कि मैंने हर बार बोल के रखा हुआ था कि धोखेबाज वाला ग्रुप होता है, तो धोखेबाजी में ये इसी प्रकार से धोखेबाजी करता है। तो जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बदले में क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, H नेगेटिव, हाइड्रोजन शिफ्ट करवा देगा। ये इधर लेगा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा। तो आपके पास में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहां से फॉर्म होगा वो बन जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और उसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और साथ ही साथ मिथाइल इसके साथ में कंटिन्यू है ही सही। साथ में यहां पर कार्बन जो था वो ऑक्सीजन के साथ अगेन डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इसीलिए धोखेबाज बोलते हैं कि पहले ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है, जब कोई नया ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है तो वापस से वो डबल बॉन्ड को अचीव कर लेता है और यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास में OH ग्रुप आ जाता है। अब देखो मैक्सिमम हमारे पास में सॉल्व हो चुका है, बस इसको ठिकाने लगाना है अपने को। अगर मैं इसको ठिकाने लगाने की बात करता हूं तो इसको ठिकाने लगाते टाइम पर क्या होगा, हाइड्रोजन को मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, बाहर भगाना पड़ेगा। बाहर भगाते टाइम पर क्या हो जाएगा, बाहर भगाते टाइम पे फिर से यह यहीं पर वापस लफड़े करने वाला है। तो अगला जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा कि भैया यहां पर था मिथाइल, में चेन को सीधा कर दे रहा हूं क्योंकि ओपन हो गई है ना, फिर हाइड्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, फिर आपके पास में यहां बन जाएगा हमारा एक सीधा सीधा चेन। तो ये बन गया पहला कार्बन, फिर ये बना दूसरा कार्बन, फिर ये बना तीसरा कार्बन, और चौथे कार्बन पे क्या आ जाएगा, C और डबल OH, ये आपके पास में आ जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया हमारे पास में
सेकंड वाला। तो ये लीजिए भैया, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास में डन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 71 की, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि भैया यहाँ पर आपके पास में ग्लिसरॉल दे के रखा हुआ है, सॉरी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड दे के रखा है। रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, सेकंड स्टेप में डालना है वाटर, थर्ड स्टेप में डालना है नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास में जो दे के रखा है वो डी ग्लिसरल्डिहाइड दे के रखा हुआ है, डेक्स्ट्रोरेटरी है, या फिर बोला जाए जो पॉजिटिव सिंबल के साथ में आता है। तो डेक्स्ट्रोरेटरी ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो इसके अंदर आपके पास में एक होता है अल्डिहाइड ग्रुप, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पास में जो हर बार हर कार्बोहाइड्रेट या शुगर वाले फॉर्म में होता है HOH, और लास्ट में आपके पास में जुड़ के रखा हुआ है यहाँ पे मैथनॉल। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब कभी भी इसको फर्स्ट प्रोसेस हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, तो आपका जो ये जो आपके पास में अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो साइनो ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है दो प्रोडक्ट आपके पास में फॉर्म हो जाएंगे, है ना। तो मिरर इमेज वाले ही प्रोडक्ट आपके पास में फॉर्म हो रहे हैं, तो आपके पास में जो अल्डिहाइड ग्रुप था वो हो गया है साइनो से रिप्लेस। यहाँ पर आया है ये इस तरह से, और साथ ही साथ में जो आपके पास में कार्बन की चेन थी वो भी हो जाएगी इंक्रीज, है ना। अब कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाएगी और आपके पास में यहाँ पे ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है। और एक मीजो कंपाउंड है जहाँ पर आपके पास में क्या होगा कि ये जो आपके पास में कायरल कार्बन सेंटर रहता है ये आ जाएगा आपके पास में चेंज। तो मीजो कंपाउंड फॉर्म होता है, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर ऐसी लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर चल रहा है आपके पास में साइनो ग्रुप। तो पहली रिएक्शन तो आपके पास में कुछ इस तरह से परफॉर्म होगी। अब इसके अंदर हम लोगों ने इसका करवाना था एसिडिफिकेशन, या बोला जाए कि देखो भैया H पॉजिटिव दे रहे हैं, या जिसको हाइड्रो वो भी बोला जाता है आपके पास में हाइड्रेशन भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, H पॉजिटिव को डाल दिया। अब इससे होगा क्या कि जो आपका साइनो ग्रुप था ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये बना देगा आपके पास में COOH, और बाकी तो कार्बन अपने पास में वैसा के वैसे ही रहेंगे। और इस चेन को ऐसा बनाओ, यहाँ पर बनाया OH, यहाँ पर बनाया H, और यहाँ पर आपके पास में अगेन फॉर्म हुआ है OH H, और यहाँ पर चलेगा CH2OH। सेम इसी तरह से ये चेंज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। बाकी जो मीजो वाला ग्रुप बना था वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, CH2OH। दो स्टेप हो चुकी है, तीसरी स्टेप में हम लोगों को मिलाना था यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, जो कि होता है आपके पास में HNO3। अब ये जो आपके पास में HNO3 होता है, ये HNO3 मिलाने से होता क्या है कि आपका जो यहाँ पर ये मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप था ना, या जिसको मैथनॉल ग्रुप भी कहा जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा कन्वर्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने पर आपको मिल जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन आ जाएगा, इधर OH, इधर आ जाएगा H, यहाँ पर भी अगेन आ जाएगा OH H, और यहाँ पर आ जाएगा COOH। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपके पास बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप। वहीं अगर आप दूसरे वाले को देखोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में H, यहाँ पर चल रहा था OH, यहाँ पर H, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, और ये हो जाएगा आपके पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस हिसाब से देखा जाए, अब मीसो तो है ही सही भाई साहब, यहाँ पर ये मीसो बोल रहा हूँ यार, मीजो वाला ग्रुप तो है ही सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन बोलता है दो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे, बिल्कुल नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड वन मीसो आपके पास में, ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक आपके पास में क्या होगा, मीजो प्रोडक्ट, यहाँ से जो यहाँ पर बन के रखा है ना ये वाला। तो ये हो जाएगा आपके पास में सही आंसर। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, जहाँ पर बोलता है क्लोरीन के साथ में जुड़े हुए 5 फ्लोरीन और रूम टेम्परेचर पे ये फाइनली 4 में से क्या होते हैं। कलरलेस लिक्विड सभी में है, गैस भी है, और साथ ही साथ में इसका जो शेप होता है वो आपके पास में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपके पास में सीधा सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। पिरामिडल शेप तो कंफर्म है, होता ही है इसका, क्योंकि आपके पास में रहता है क्लोरीन जिसके पास में होती है एक लॉन पेयर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने के हिसाब से इसको यहाँ पर इस तरह से रखा जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे एक फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेटोरियल फ्लोरीन बनाएंगे यहाँ पर इसका बेस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पिरामिड फॉर्म हो जाएगा।
तो बाई पिरामिडल वाले तो दोनों ऑप्शन आपके पास में हो जाएंगे गलत, सही ऑप्शन बोला जाए तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा सही। ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। गैस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी हैवी एलिमेंट्स हो गए हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन इतने सारे मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऑब्वियस बात है कि बड़े मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर लिक्विड या फिर जो आपके पास में सॉलिड होते हैं उस फॉर्म पे रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 73 में ये बोल के रखा हुआ है कि द पेयर ऑफ लेंथेनाइड्स इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन से ऐसे यहाँ पे ग्रुप होते हैं जो कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को पजेस करते हैं। अब पता है ये वाला आपके पास में लोग बहुत मिस करते हैं, लेंथेनॉइड्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जब आप बात करते हो तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि भाई साहब इसको याद कैसे करा जाए। तो ट्रिक आप लोग को ऑलरेडी मैं वहां पर बता चुका हूं जीत सीरीज के अंदर, पर यहां पर आपको देखने के लिए बात यह है कि जब भी इसमें से क्वेश्चन आता है तो दो एलिमेंट बहुत ज़्यादा आपके पास में यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से यूरोपियम जो होता है ना बहुत 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 ही बार पूछा गया है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। और हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे 4f7 की स्टेट बनाते हैं ये दोनों, ठीक है, यूरोपियम बनाता 4f7 और ये बनाएगा आपके पास में 4f14, तो वही हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला मैटर है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड में ऑब्वियस बात है कि भाई साहब जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है काफी ज्यादा हाई। नाउ 74 वाले क्वेश्चन में फटाफट बात कर लेते हैं कि जो आपके पास में मिसमैच है इसमें से वो क्या होने वाला है। आपके पास में मिसमैच में पहले बता के रखा है क्लोरोफिल, सीओ, वाटर हार्डनेस, ईडीटीए, फोटोग्राफी, सिल्वर साइनाइड के बता के रखा हुआ है, विल्किंसन कैटलिस्ट और चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है, ये आपके पास से बता के रखा गया है। तो भैया कौन सा इसके अंदर मिसमैच है, चलिए भाई साहब जान लेते हैं। क्लोरोफिल, कोबाल्ट सीधे सीधे रिलेट करके आपके पास में रखा जाना चाहिए था, ठीक है भाई साहब, परंतु आप अगर क्लोरोफिल और कोबाल्ट को रिलेट करते हो तो ये तो गलत है ना, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, तो ए वाला तो क्या है भाई साहब बिल्कुल गलत है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हटा दो सेकंड वाला। फिर आपके पास में क्या है, बी, वाटर की जो हार्डनेस होती है, हाँ भाई साहब ईडीटीए आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था ये वाली कहानी। फिर फोटोग्राफी की अगर आप बात करते हो तो भैया फोटोग्राफी में आप सिल्वर साइनाइड का यूज नहीं करते हो, यहाँ पर यूज होने वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो बनता तो सिल्वर से है, परंतु ये याद रखना कि वहां पर आपके पास में क्या होता है, सल्फर का उपयोग किया जाता है ना कि साइनाइड का यूज किया जाता है, इस वजह से सी वाला भी क्या है, इनकरेक्ट है। डी वाले की बात कर लेते हैं। वैसे ए और सी में बात करते हैं तो ये वाला तो गया, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ई वाला और चेक कर लेते हैं। चिलेटिंग लिगेंड की बात कर लेते हैं, डी पेनिसिलिन, भाई साहब ये बिल्कुल सही है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट वाला। नाउ बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। पहला बोलता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट बोला गया है, तो ये वाला तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है, ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है फ्लोरीन की वो ज्यादा नेगेटिव नहीं होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन की, तो इस वजह से पहला वाला तो आपके पास में क्या है, इनकरेक्ट। दूसरे वाले की बात करते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप मतलब क्या, टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो उसको कहा जाता है ग्रुप, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसको क्या कहा जाता है, आपके पास में पीरियड्स कहा जाता है। नाउ बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज्ड इन अ ग्रुप, बिल्कुल सही, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगी, गिरती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि जो साइज होता है वो बढ़ता चले जाएगा, जिससे कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, तो वो बहुत आपके पास में ईजी हो जाता है, ठीक है रे भैया। चलो फिर बात कर लेते हैं सी वाले ऑप्शन की, तो अच्छा रॉन्ग कौन कौन सा है, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला सही है, सी वाला ऑप्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बाउंडेड टू इट, ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास में हमेशा अटैच्ड एटम पे डिपेंड करती है, जी नहीं, ये आंसर आपके पास में सही नहीं है। ये क्या होता है, ये बोलता है
कि जो उसके साथ में अटैच हो रहा है ये उस पे बात कर रहा है। नहीं भैया, साथ में अटैच होने वाले पे बात नहीं हो रही, ये उसके खुद के बिहेवियर पे होता है। वरना अगर साथ में अटैच होने वाली बात होती तो भैया नाइट्रिक ऑक्साइड जहां पर आपके पास में न्यूट्रल होता है, वहीं पर एल्यूमिनियम जो आपके पास में ऑक्साइड होता है वो तो क्या होता है, वो तो आपके पास में एम्फोटेरिक होता है। तो ऑक्सीजन तो दोनों साथ में जोड़ के रखा हुआ है ना, तो इस वजह से आपके पास में सी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या डी वाला और बचा हुआ है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड एग्जांपल ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये भी गलत है, अभी बता ही दिया। नाइट्रिक ऑक्साइड किसका एग्जांपल होता है, ये होता है आपके पास में न्यूट्रल का, और ये होता है एम्फोटेरिक का। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट वाला। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की, जहां पर ये बोलता है द रेडिकल विच मेनली कॉजेज ओजोन डिप्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी एक बार और पेपर मैंने इसके पहले सॉल्व करके वीडियो अपलोड करा था, उसमें भी पूछा गया था। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और इस तरह के ये एनवायरनमेंट वाले क्लाइमेट वाले क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो भैया इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। तो यहाँ पर देखो, वहाँ पे मैंने बता के रखा था, यहाँ पे बता के रखा था, सिंपल से ट्रिक बता रहता हूँ कि ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन का सबसे मेन जो कॉज होता है वो क्या रहता है। तो नाम सबने सुन के रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ इस क्लोरीन की, तो ये जो क्लोरीन का रेडिकल होता है ना, जब कभी भी इसको ओजोन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये ओजोन O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो डिप्लेक्शन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो कॉज होता है वो क्या रहता है आपके पास में, क्लोरीन का रेडिकल। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। ये बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायामैग्नेटिक। अब यहां पर ध्यान रखना कि अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या जो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं ये उसके बारे में भी बात करता है, जैसे 2.5 पे आ गए या 1.5 पे आ गए, तो ये इस पे बात करता है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करेक्टर भी उसी तरफ चलता है आपके पास में। तो पैरामैग्नेटिक में जनरली देखा जाता है कि जितनी भी ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ये पैरामैग्नेटिक में कंसिडर होती है, और ये वाली जो होती है डायमैग्नेटिक में कंसिडर होती है सिर्फ और सिर्फ O2 को छोड़कर। तो O2 आपके पास में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक में। अब 7 ऑप्शन आपके पास में दे के रखे हैं। शॉर्ट ट्रिक में ऑलरेडी इसके लिए बता चुका हूं कि भैया शॉर्ट ट्रिक क्या करनी रहती है, थोड़ा सा और बता देता हूं। वैसे सही आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास में नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर बात करते हैं तो भैया यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला दिए तो टोटल होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका 2.5, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के आयन की बात करते हो, और इसमें से आयन कौन सा है, कैटायन है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर आपके पास यहाँ पर सिर्फ बच जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड से, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो आयन होता है ये पैरा से डाया में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में हो जाता है 3। तो सही आंसर ये बन गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 पे बात करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर बोरेजाइन। बोरेजाइन क्या होता है आपके पास में, बोरेजाइन आपके पास में होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की जैसे ही होता है बट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो अब बोरेजाइन के अंदर क्या बता के रखा है इन लोगों ने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग बोरेजाइन के। तो बोला जाता है पहला कि बोरेजाइन एक साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही बात, बोरेजाइन साइक्लिक है, बेंजीन की रिंग की तरह दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन होता है, हाँ भाई साहब, बेंजीन की वाली हरकत करता है, रिएक्ट कर सकता है वाटर से, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई यहाँ पर ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन पे परफॉर्म होता है। इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड, ये बिल्कुल गलत है, और इस वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो यही क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बोरेसाइन में बनाना बॉन्ड नहीं होते हैं, कृपया इस बात का ध्यान दिया जाए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है अमंग द फॉलोइंग द वन विच शोज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट यहां पर कौन शो करने वाला है। 4 ऑप्शन आपके पास में देके रहे हैं। देखने पर इसमें हमेशा ऐसा लग रहा है कि बोले भैया डाइपोल मूवमेंट शो कहां से करवाओगे, ये दोनों बराबर बराबर, ये दोनों बराबर बराबर। ठीक है, तो बराबर बराबर में तो डाइपोल मूवमेंट तो भूल ही जाओ, होना ही नहीं है। तो मेन किसके अंदर कंपटीशन होने वाला है, सेकंड वाले और फोर्थ वाले में डाइपोल मूवमेंट में कंपटीशन होने वाला है। और इसमें से भी भैया अगर मैं विजेता की बात करता हूं, जैसे यहां पर डाइपोल मूवमेंट कैसे होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव बना दिया,
गया। उससे ज़्यादा तगड़ा डाइपोल मोमेंट किस में होगा? सेकंड वाले में। रीज़न बताता हूँ कि रीज़न यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी ये वाला आपके पास में जो ग्रुप है यहाँ पर क्या है भैया, सिमेट्री नहीं है, है ना। ऑब्वियस बात है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 आपके पास में कार्बन की रिंग है, यहाँ पर आपके पास 5 कार्बन की रिंग है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो ग्रुप रहेगा ना अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइजेशन करते टाइम पर क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना, ये डबल बॉन्डिंग की शिफ्टिंग करवाता है, जिस वजह से आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऐसा ऐसा। अब ये वाला हिस्सा मोर नेगेटिव होगा, ज़्यादा कंटेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाला हिस्सा ज़्यादा पॉजिटिव। दोनों ही एरोमेटिक हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर देखो हकल रूल लगा के देख सकते हो, दोनों के दोनों एरोमेटिक बना देगा ये इसको। और यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव। ऑब्वियस बात है, पोलैरिटी जनरेट होगी तो डाइपोल मोमेंट भी इसका हो जाएगा हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जब स्ट्रोंटियम के हाइड्रोक्साइड तो क्या करता है, एक आयनिक सॉल्ट बनाता है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। दिस रिएक्शन फॉर्म द फॉलोइंग। ओके जी, यहाँ पर क्या करना है, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के रखा हुआ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर आपके पास में अगर देखा जाए तो पहला बोलता है कि बेरिलियम इज अ टेट्रा हेड्रलिक कोऑर्डिनेशन इन द आयनिक सॉल्ट। बेरिलियम जो होता है वो टेट्राहेड्रल यहाँ पर फॉर्म करता है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर आप बात करते हो ना, जैसे आपके पास में आपको मालूम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 4 वो करता है अपना एटॉमिक नंबर एग्जिस्ट करता है इसका। और बेरिलियम की बात करते हो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 1s2 2s2, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में। अब इस पोजीशन पे क्या बता के रखा हुआ है कि ये टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन कर सकता है। हाँ भैया कर सकता है ना भाई, ये तो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे के रखा गया है, तो पहला वाला तो सही है। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल अगर तुम लोग को जानना है तो तुम लोग वहाँ पे लेक्चर मेरा देख सकते हो, वहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता के रखा है, पर जल्दी जल्दी बताने में थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा। रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर रिएक्शन है, ये बेस और एसिड वाली रिएक्शन बना रहा है। थर्ड बोलता है बेरिलियम प्रेजेंट इन द कैटाइनिक पार्ट ऑफ द आयनिक सॉल्ट। आयनिक सॉल्ट के अंदर ये कैटाइनिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। जी नहीं, बेरिलियम आपके पास में क्या हो जाएगा कि बेरिलियम आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करवा रहे हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो आपके पास में बेरिलियम होता है ये एनायनिक पार्ट में आ जाता है। ध्यान रखना किस में आएगा, ये एनायनिक पार्ट में आ जाएगा, तो ये वाला गलत। और अगर जो गलत है वही तो हमें फाइंड आउट करना था, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की, जहां पर अब आपके पास में सेक्शन बी चालू होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो ये बोलता है कि 12 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1000 ml ऑफ वाटर एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपके पास में फॉर्म हो चुका है। ठीक है, फिर ये बोलता है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए इज दिस, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर बता के रखा गया है और साथ ही साथ में क्या करके रखा गया है, इलेक्ट्रोलाइट दिस दिस इज 1000 ml वाटर एक्सर्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा क्या है, ग्लूकोज वाला। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बराबर हो जाएगा ए वाले से, तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में सी आर टी, तो यहाँ पे भी सी आर टी, यहाँ पर भी सी आर टी, ये ए वाला सॉल्यूशन था। आर टी से आर टी क्या हो जाएगा आपके पास में, कैंसल आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ बचे कुछ कहानी की, तो सी होता है कंसंट्रेशन, जो कि आपके पास में वही मोल पर लीटर होता है। ठीक है, सारी कहानी दे के रखी है, जस्ट सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी रहती है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। गिवन मास कितना है, 12 ग्राम है ए नाम के सब्सटेंस का, इसका मोलर मास मुझे नहीं मालूम है, जबकि इसकी बात करते हैं तो मोलारिटी 0.05 आपके पास में दे के रखी गई है। सॉल्व कर दो, आंसर आपके पास में आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट 240 ग्राम्स यहाँ पर आंसर आ जाता है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 240 ग्राम्स। नाउ बात कर लेते हैं 82 वाले क्वेश्चन की, जहां पर आपके पास टाइट्रेशन का क्वेश्चन आया कि पोटेशियम परमैंगनेट को टाइट्रेट करके रखा गया है फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में, तो आपके पास ये बोलता है कि सल्फेट हेक्साहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4। 2 मॉलिक्यूल KMnO4 के लिए यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ प्रोड्यूस होने वाले हैं।
तो यार देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आपके पास में सीधा रेडॉक्स रिएक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको रिएक्शन को बैलेंस करनी रहेगी। मैं डायरेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ कि क्या बन रहा है। जब 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को रिएक्ट करवाया जाता है 8 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसको रिक्वायरमेंट होती है 10 मोल्स ऑफ जो आपके पास फेरस सल्फेट होता है अमोनियम वाला, दैट इज NH4 ट्वाइस, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, NH4 ट्वाइस डॉट SO4 डॉट 6H2O। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4 प्लस आपके पास में मिल जाता है आयरन का सल्फेट दैट इज दिस वन, और साथ ही साथ में 68 मोल्स ऑफ वाटर आपको यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो वही रिएक्शन करवानी है न्यूट्रल मीडियम पे। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर, जो भी हम बात करी थी ना कि ये टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस तरह क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ पढ़ के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहां आपके पास में डिफाइन करता है बेस को, वहीं सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास में एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो वाली रिएक्शन आपके पास में हो रही है। और ऑब्वियस बात है भैया, एसिड बेस टाइट्रेशन में आपके पास में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस को, या फिर जो सॉल्यूशन आपके पास में प्रेजेंट है। सो उसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन बोल के रखा था कि 20 ml आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स इट इज़ अ V1 वॉज कंज्यूम्ड व्हेन इट वाज रिएक्टेड विद 10 ml ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। फिर ये बोल के रखा है ऑल्सो 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलैरिटी HCl containing 2 drops of phenolphthalein was titrated with calcium hydroxide। मतलब एक एसिड तो ये ऑलरेडी था 20 ml वाला, उसके अंदर आपने क्या कर दिया है और 0.5 मोलैरिटी HCl के अंदर 2 ड्रॉप आपने नेप्थलीन के मिला दिए हैं। द मिक्सचर शोड पिंक कलर, ऑब्वियस बात है आपके पास टाइट्रेशन है, पिंक कलर ये शो कर देगा। व्हेन ब्यूरेट डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ 35.5 ml, वेयर इज द ब्यूरेट शो 25.5 ml इनिशियली, द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कंसनट्रेशन की बात की गई है। तो M1V1 M2V2 के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि M1 जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए है, और अगर M2 की बात किया जाए तो माना कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बता के रखा गया है। तो हमारे पास में आ जाएगा M1 इंटू V1 M2 इंटू V2। तो M1 हमारे पास में एज इट इज़ है, उसके साथ तो हमें कुछ भी नहीं करना है। साथ ही साथ में आपके पास में आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो M1 मल्टीप्लाइड बाय कितना ml है आपके पास में, 20 ml दे के रखा गया है। तो इट इज़ अ वैल्यू ऑफ 2, देन विच इज़ इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 मल्टीप्लाइड बाय कितना मोलारिटी दे के रखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी वॉल्यूम दे के रखा हुआ है 10 ml का। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी सिंगल वैल्यू ऑफ योर सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर ये बात तो क्लियर होगी। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, मिली इक्विवेलेंट को भी निकाल लेते हैं। तो जितना मिली इक्विवेलेंट हमारे पास में HCl रहेगा, उतना ही हमारे पास में मिली इक्विवेलेंट क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। तो ये वाली कहानी आप लोग को करनी है। तो हम लोग बात करते हैं 20 ml था HCl, और कितना मिली इक्विवेलेंट था, 0.5 था। सेम उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो आपके पास में इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसको M2 एज इट इज़ रहने देते हैं। साथ ही साथ में इसका जो वॉल्यूम था, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो M1 नाम दे के रखा था उसकी मोलैरिटी के बेसिस पर, और उसके बाद में ये था हमारे पास में 10 ml। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो होती है एन फैक्टर की, जहाँ पर यहाँ HCl का एन फैक्टर 1 है, वहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 है, इसीलिए मुझे मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में M1 की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 0.5। और अगर आपके पास में M1 की मोलैरिटी आ गई तो आप यहाँ से M2 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल टू M2। तो M2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 मोलालिटी। ठीक है, तो बस मोलारिटी आ जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी रहेगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। मतलब इजी क्वेश्चन का आप लोगों ने यहाँ पर देखा क्वेश्चन किस तरह से बना के रखा है, और एंड में आंसर कितना आ रहा है, हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है।
नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, जो आपके पास में दे के रखा है केमिकल काइनेटिक्स से, क्योंकि यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड हाफ लाइफ पीरियड वगैरह की कहानी बता के रखी गई, तो ऑब्वियस बात है ये आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोल के रखा हुआ है कि अगर किसी रिएक्शन को 87.5% कंप्लीट होने पर द टाइम रिक्वायर्ड अंडरगोज दिस कंप्लीशन ऑफ एंड T50, मतलब हाफ लाइफ पीरियड इसका दे के रखा हुआ है और ये दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दे के रखी है 8.75T5, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस एंड x इंटू 50, द वैल्यू ऑफ x। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू ऑफ x यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं कि आखिरकार किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 50% और साथ ही साथ में आपको 87.5%, इनके बीच में कोई एक रिलेशन बनाना है। जैसे ही अगर आपके पास में ये रिलेशन बन जाएगा तो आपकी कहानी यहाँ पे पूरी हो जाती है। देखो अब इसको करा किस तरह से जाएगा, हम ये बोलते हैं कि टोटल रिएक्शन मुझे कितनी करवानी है, मुझे करवानी है 87.5%, जबकि मेरे पास में जो डाटा दे के रखा हुआ है वो टी हाफ का दे के रखा हुआ है। तो जो टी हाफ होता है इसका मतलब कितना होता है, 50% होता है ना। ये वाली कहानी आपके पास में दे के रखी है। अब जस्ट सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारे पास में आंसर को लेकर आते हैं। अब कहानी आपके पास में ये है कि अगर कोई रिएक्शन जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है A0, अगर A0 का आप यहाँ पर करते हो हाफ, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड हम लोग यूज़ करें ना, अगर हम करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर जो भी हम बात करी थी ना कि ये टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस तरह क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ पढ़ के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहां आपके पास में डिफाइन करता है बेस को, वहीं सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास में एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो वाली रिएक्शन आपके पास में हो रही है। और ऑब्वियस बात है भैया, एसिड बेस टाइट्रेशन में आपके पास में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस को, या फिर जो सॉल्यूशन आपके पास में प्रेजेंट है। सो उसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन बोल के रखा था कि 20 ml आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स इट इज़ अ V1 वॉज कंज्यूम्ड व्हेन इट वॉज रिएक्टेड विद 10 ml ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। फिर ये बोल के रखा है ऑल्सो 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलैरिटी HCl containing 2 drops of phenolphthalein was titrated with calcium hydroxide, मतलब एक एसिड तो ये ऑलरेडी था 20 ml वाला, उसके अंदर आपने क्या कर दिया है और 0.5 मोलैरिटी HCl के अंदर 2 ड्रॉप आपने नेप्थलीन के मिला दिए हैं। द मिक्सचर शोड पिंक कलर, ऑब्वियस बात है आपके पास टाइट्रेशन है, पिंक कलर ये शो कर देगा। व्हेन ब्यूरेट डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ 35.5 ml, वेयर इज द ब्यूरेट शो 25.5 ml इनिशियली, द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, तो सल्फ्यूरिक एसिड के कंसनट्रेशन की बात की गई है। तो M1V1 M2V2 के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि M1 जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए है, और अगर M2 की बात किया जाए तो माना कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बता के रखा गया है। तो हमारे पास में आ जाएगा M1 इंटू V1 M2 इंटू V2। तो M1 हमारे पास में एज इट इज़ है, उसके साथ तो हमें कुछ भी नहीं करना है। साथ ही साथ में आपके पास में आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो M1 मल्टीप्लाइड बाय कितना ml है आपके पास में, 20 ml दे के रखा गया है। तो इट इज़ अ वैल्यू ऑफ 2, देन विच इज़ इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 मल्टीप्लाइड बाय कितना मोलैरिटी दे के रखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी वॉल्यूम दे के रखा हुआ है 10 ml का। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी सिंगल वैल्यू ऑफ योर सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, मिली इक्विवेलेंट को भी निकाल लेते हैं। तो जितना मिली इक्विवेलेंट हमारे पास में HCl रहेगा, उतना ही हमारे पास में मिली इक्विवेलेंट क्या रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। तो ये वाली कहानी आप लोग को करनी है। तो हम लोग बात करते हैं 20 ml था HCl और कितना मिली इक्विवेलेंट था, 0.5 था। सेम उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो आपके पास में इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसको M2 एज इट इज़ रहने देते हैं। साथ ही साथ में इसका जो वॉल्यूम था, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो M1 नाम दे के रखा था उसकी मोलैरिटी के बेसिस पर, और उसके बाद में ये था हमारे पास में
10 ml। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो होती है एन फैक्टर की, जहाँ पर यहाँ HCl का एन फैक्टर 1 है, वहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 है, इसीलिए मुझे मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में M1 की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 0.5। और अगर आपके पास में M1 की मोलैरिटी आ गई तो आप यहाँ से M2 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल टू M2। तो M2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 मोलालिटी। ठीक है, तो बस मोलैरिटी आ जाएगा, तो बस इतनी सी कहानी रहेगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। मतलब इजी क्वेश्चन का आप लोगों ने यहाँ पर देखा क्वेश्चन किस तरह से बना के रखा गया, और एंड में आंसर कितना आ रहा है, हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, जो आपके पास में दे के रखा है केमिकल काइनेटिक्स से, क्योंकि यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, जहाँ पर ये बता के रखा हुआ है कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें T87.5 इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो जाती है तो उसे T87.5 इतना टाइम लगता है। ठीक है, देन उसके बाद में ये बोल के रखा गया है, और 50% रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है तो 50% कंप्लीटेशन होने पर इसको समय लगता है टोटल T50, जिसको हम लोग यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया T हाफ की वैल्यू, द रिलेशन बिटवीन। अब आपको क्या करना है, T87.5 और T50 के बीच में क्या करना है, यहाँ रिलेशन बताना है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन मल्टीप्लायर्स में होते हैं, जैसा कि हमेशा यहाँ पर भी दे के रखा है कि T87.5 इज इक्वल टू एक्स T50। तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू बतानी है, दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ठीक है भाई साहब, सिंपली क्वेश्चन देख के रखा हुआ है, उसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कहानी क्या है, आपके पास में सबसे पहले होगा इनिशियल कंसंट्रेशन A0। अब इस इनिशियल कंसंट्रेशन A0 को जब आप A0/2 बनाते हो, जस्ट 50% रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हो, तो यहाँ पर समय कितना लगता है, यहाँ पर लगता है T50 वाला समय। ठीक है, जिसको T हाफ भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो इतना समय लगता है। अब क्या हो गया कि आधा का आधा करा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे आपके पास में था 100 से हुआ कितना 50, 100 से 50 हुआ, 50 का आधा और करते हो तो A0/4। अगेन टाइम कितना लगेगा, वही T50 लगेगा। तो इसका और आधा करा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 25, और 25 का भी मैं अगर और आधा करता हूँ तो 25 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में A0/8, और ये हो जाएगा आपके पास में 12.5। ठीक है, ये वाली कहानी आपके पास में हो गई है। सो आपके पास में अब ये बोलोगे कि जो रिमेनिंग है, बचा हुआ है, वो कितना है 12.5। तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है, तो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर 100 में से अगर रिमेनिंग को माइनस कर दोगे तो आपके पास में कंप्लीटेड आ जाएगा। तो 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि 3 हाफ लाइफ पीरियड हम लोग को यहाँ पर रिक्वायर्ड थे। तो इस वजह से हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर इसको आसानी से लग सकते हैं कि 87.5 रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो T50 है उसको 3 बार हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारे पास में इसमें, 3। तो बस इतना सा करना था। नाउ ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है हमारे पास में डन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में कोई सर्टेन क्वांटिटी होती है रियल गैस की, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.15 डेकामीटर क्यूब। ये 0.15 डेकामीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 100 ATM प्रेशर पे, 500 केल्विन का टेम्परेचर है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो कितना दे के रखा है, 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है ZPV में nRT, ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वॉल्यूम दे के रखा है 300 ATM, 300 केल्विन, और साथ ही साथ में दिस सारा डाटा आपके पास में दे के रखा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका क्या निकालना है, सर्टेन वॉल्यूम दे अच्छा हाँ वॉल्यूम निकालना है अपने पास में। ठीक है, चलिए जी बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो होता है PV इज इक्वल टू nRT। सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, और याद रखना दो सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएंगे। तो एक आएगा आपके पास में Z1, एक आएगा आपके पास में Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1V1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में nRT1, और Z2 आ जाएगा आपके पास में P2V2 अपॉन में nRT2। ठीक है,
ये वाली कहानी हो जाएगी। जस्ट सिंपली इसका दोनों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे के रखा था, सारा डाटा दिया हुआ है, सिंपली मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा 1.07, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 1.4, विच इज़ इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 100 जो इसका एटीएम प्रेशर था वो, वॉल्यूम है आपके पास में 0.15 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 500, 8 से आर ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा V2। जब सिंपली V2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 392 10⁻⁻⁴ डेकामीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी टू द पावर -3। ये -3 क्यों यार, डेका मीटर है ना, तो डेका तो आपके पास ये प्लस वाली वैल्यू को बताता है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 की, जो कि सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं यार, मेटल सरफेस है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री थोड़ी ना, ये आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। मेटल सरफेस है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, हैज़ टू बी कोटेड विथ निकल लेयर। ओके, निकल लेयर से इसको कोट करना है। थिकनेस इसकी 0.001 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये जो थिकनेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहा है, 2 एम्पियर का करंट पास करवाया जा रहा है इन द सॉल्यूशन ऑफ निकल का जो नाइट्रेट वाला सॉल्यूशन है, निकल नाइट्रेट वाला, उस पर। तो फॉर एक्स सेकेंड के लिए द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके भाई साहब, वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली मेथड है। यहाँ पर आपको टाइम बताना है, कितने टाइम पे ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस बात है, तुम्हारा सीधे सीधे फेराडे का जो लॉ है ना, वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। फेराडे लॉ से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। पर देखो, यहाँ पे डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चंस के ऊपर मत बढ़ना, एक एक करके काम करो, क्योंकि यूनिट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लफड़ा क्रिएट करने वाली। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर मिलीमीटर की थिकनेस है, जबकि जो एरिया देके रखा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया को प्रॉपर इक्वेट करना पड़ेगा। जब आप एरिया इक्वेट करने पर जाते हो, तो आप यहाँ पर बात करोगे वॉल्यूम रिक्वायर्ड, या वॉल्यूम ऑफ निकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.001 की थिकनेस है, मिलीमीटर। तो मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है ना। और वहाँ पे आपने जो मीटर था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सारी यूनिट प्रॉपर कन्वर्ट करी तो आपके पास में जो आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना वॉल्यूम यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब इतने वॉल्यूम के लिए भैया मास कितना रिक्वायर्ड होगा, तो मास हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास में 10। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेंसिटी दे के रखी है। फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। तो आपने वही करा, वॉल्यूम निकाला, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में सॉरी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में क्या आ गया, मास, दैट इज 0.1 ग्राम, ठीक है। 0.1 ग्राम कंटेन करता है कितने नंबर ऑफ मोल्स, जरा उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो मोल्स की जब बात करते हैं तो वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो आपके पास 0.1 ग्राम है, निकल का मोलर मास हो जाएगा 60। तो जब सॉल्व करा तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/600 मोल्स, इतने मोल्स आपके पास में यूज़ हो गए। अब देखो, वो मैंने बोला था पहले फेराडे लॉ में आपको ये देखना पड़ता है कि निकल की जब इलेक्ट्रोपेल्टिंग करते हैं तो उसके रिडक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो भैया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बोल सकते हो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। 2 फेराडे मतलब क्या, 2 × 96500, किसको रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल निकल को 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है। और अगर 1 मोल को, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ मैं, 1 मोल निकल को अगर 2 × 96500 इतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास निकल कितना है, 1/600 मोल से निकल। तो ये क्या हो जाएगा, 2/600 मल्टीप्लाइड बाय 96500, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, ये जाएगा 3 टाइम्स में। पूरा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पर आपके पास में जो कुछ वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 965 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब बचता है बिल्कुल एंड वाला पार्ट, क्योंकि एंड वाले पार्ट में हमको टाइम निकालना है। अब देखो, फॉर्मूला तो वैसे करंट का होता है, दैट इज चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ से टाइम की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, चार्ज कितना है, चार्ज आया 965/3। और जो आपके पास में करंट है, वो करंट की वैल्यू इन लोगों ने ऑलरेडी दे के रखी है, दैट इज 2 एम्पियर। सॉल्व कर दिया तो आंसर आएगा आपके पास में 160.83 सेकेंड्स, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 161 सेकेंड्स मान सकते हो। तो ये इसका हो गया आंसर,
ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, जहाँ पर ये बोला गया है कि 0.25 ml ऑफ 0.050 मोलैरिटी का जो बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको मिक्स करके रखा हुआ है 25.0 ml ऑफ 0.020 मोलैरिटी ऑफ सोडियम फ्लोराइड, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम फ्लोराइड का देके रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 द रेशियो ऑफ बेरियम आयन और आपके पास फ्लोरीन का आयन, इनके बीच में आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन गया है तो सीधे सीधे उसी पे आपके पास में क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ा टफ वाला क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कितने कितने अमाउंट में ये आयन्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बेरियम के आयन की बात करता हूँ तो ये कितना था 25 ml मल्टीप्लाइड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में 50। ये वाली कहानी आ जाएगी बेरियम के लिए, क्योंकि टोटल आपके पास में 50 हो जाएगा ना। 25 ml आपके पास में ये है और 25 ml आपके पास में कितना था ये, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास है 50। उसी तरह से फ्लोरीन के आयन की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगा 25 इंटू 0.020 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, सॉल्व करा तो इसकी मोलैरिटी आ गई 0.025, और यहाँ पर फ्लोरीन की जो मोलैरिटी है वो आई है 0.01 मोलैरिटी। अब उसके बाद में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास में निकालने से पहले आपका क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल दो कि भैया Ba2 पॉजिटिव और F2 नेगेटिव, इनका भी मल्टीप्लाई निकालना है ना, F नेगेटिव ये दे के रखा हुआ था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू आपके सामने दे के रखी है, जस्ट सिंपली वैल्यू को पुट करना, सॉल्व करना। ये देखो F नेगेटिव की वैल्यू इतनी है और Ba2 पॉजिटिव की वैल्यू इतनी है, सॉल्व करोगे तो आएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁻�7। साथ ही साथ में आपको बोल के रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू कितनी दे के रखी थी, ये दे के रखी हुई है आपके पास में 0.5 इंटू 10⁻⁻6, और इन्होंने क्या बोल के रखा है, रेशो बताना है बिटवीन दिस एंड दिस। तो भैया इस वाली वैल्यू की बात कर देते हैं, तो जो आपके पास में रेशियो आएगा, तो बेरियम के आयन और फ्लोरीन के आयन की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर -7 बनाता हूँ, पॉइंट हटेगा तो 10⁻�7 हो जाएगा। जस्ट सिंपली सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, कितना आंसर आ रहा है आपके पास में 5। तो 87 वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट था, बट हाँ ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लफड़े वाला क्वेश्चन नहीं है। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की, जहाँ पर बता के रखा है अगर A2 से 2AB बनता है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर दे के रखा है माइनस का 200 किलो जूल पर मोल, और न्यू लाइन AB, और A2 एंड B2 आर diatomic molecules. If the bond enthalpy of A2, B2 and AB are in the ratio of this, the bond enthalpy of A2 is किलोजूल पर मोल। मतलब ओवरऑल फॉर्मेशन की इंथैल्पी इतनी दे के रखी हुई है, A2 और B2 की इंडिविजुअल A2 B2 और AB इन तीनों की जो इंथैल्पीज है ना उनका इन्होंने रेशो दे दिया था। अब आपसे ये पूछ के रखा गया है कि ये बताओ कि स्पेसिफिकली A2 की वैल्यू क्या होने वाली। ठीक है, तो लगभग रेशो वाला जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे आपने बोल के रखा है A2:B2:AB 1:0.5:1। तो छोटे में मैथमेटिक्स में जैसे रेशो वाले सवाल करते थे वैसे ही है। यहाँ पर आप ये बात कर सकते हो कि माना कि जो बॉन्ड इंथैल्पी है A2 की, तो उसको मान लेता हूँ मैं 1:x, B2 मान लेता हूँ 0.5 x, और सी तो है ही नहीं हमारे पास भाई, हमारे पास में है AB की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1:x। ये सारी वैल्यू हम लोगों ने मान ली। अब सारा डाटा हमारे पास में दे के रखा हुआ है, जस्ट सिंपली इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करोगे, आप बात करते हो सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन के होते टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनी है ये देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन में आपके पास A2 प्लस B2 है। ठीक है, अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो पता है कि नहीं पता, ये वाला एक्सप्रेशन लिखने का जो आपके पास में तरीका होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है, A2 प्लस B2 से 2AB बना, जिसका रिजल्ट है ये। तो अगर इस वाली टर्म को इधर लेकर आ जाओ तो आपके पास में ये आंसर फाइनली आ जाएगा।
तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या करना है, यही वाली वैल्यू को लिखना है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा E2 की वैल्यू x, B2 की वैल्यू 0.5x, माइनस कर दिया जाएगा जिसमें से किसको, x को। पर अब लफड़ा यहाँ पर ये है कि जब रिएक्शन हो रही थी ये तो AB की वैल्यू x है, पर यहाँ क्या है 2AB, तो माइनस का हो जाएगा 2x। अगर AB माइनस का 2x है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस का 200। ठीक है, सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास में आने वाली 800 किलो जूल पर मोल। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, A2 की इंथैल्पी निकालनी थी ना, तो A2 की इंथैल्पी कितनी थी, x। तो इसी वजह से जो A2 की बॉन्ड इंथैल्पी होगी वो कितनी हो जाएगी, 800 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 ये बोलता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि देके रखा है 0.220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वॉल्स ऑफ H2। ओके, वो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, कंबशन वाला क्वेश्चन है कि आपके पास में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पर इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इतने ग्राम वाटर आपको फॉर्म हो रहा है। इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24 देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज। तो कार्बन का परसेंटेज दे के रख दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके जी, तो देखो कार्बन का आपके पास में देके रखा हुआ है ना, तो उसी से बात करते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना देके रखा हुआ है आपके पास में, ये देके रखा हुआ है आपके पास में 24%। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो ये परसेंटेज किस में देके रखा हुआ है आपके पास में, 0.224 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय एक्स, सॉरी, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है आपके पास में मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखो ये वाला डाटा मैं लाया कहाँ से, एक्चुअली में जो भी आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एयर की प्रेजेंस में जब उसको जलाया होगा तो जितने कार्बन यहाँ पर मिलेंगे उतना ही तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी वजह से जितने अमाउंट में आपके पास इधर कार्बन है उतने अमाउंट में CO2 मिलेगा। तो CO2 का मेरे पास डाटा देके रखा हुआ था, तो CO2 में से सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी थी तो मैंने क्या करा, टोटल मास में से डिवाइड कर दिया 44 को, जो कि ओवरऑल मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सिर्फ कार्बन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया है 12 का। सॉल्व करके देख लेना, जब सब कुछ आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 6/x, जहां पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.25 ग्राम। अगर आपके पास में x की वैल्यू आ गई है 0.25 ग्राम, तो इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी आप लोग यहाँ पर बहुत 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 ही ज़्यादा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.126। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास में मिल जाएगी, क्योंकि H2O में दे के रखी हुई थी उसको आपको, अब H2O में से है तो इसलिए 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलर मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन में H2O में क्या है 2 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय H2O का ओवरऑल कितना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.6 या फिर 56 इंटू 10⁻⁻1। 5.6 परसेंटेज लिखो, ज़्यादा अच्छा लिखेगा। तो ये हो गया आपके पास में 5.6%। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास में अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन, जिसमें बोल के रखा गया है फॉर द गिवन रिएक्शन आपको बताना है, ऑब्वियस बात है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो पाएंगे। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, देखो H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करके रखा हुआ है, दैट मीन्स सिंपली एसिडिफिकेशन यहाँ पे परफॉर्म करवाया गया है। अगर यहाँ पर एसिडिफिकेशन परफॉर्म करवाया गया है तो देखो क्या क्या यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव का सीधा अटैक कहाँ होता है, ये मैं 10 बार आप लोग को बता चुका हूँ कि H पॉजिटिव हमेशा उस जगह जाता है जहाँ पर उसको एक्स्ट्रा लॉन पेयर दिखाई देती है। तो ऑब्वियस बात है H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस OH के पास जाएगा। जैसे इस ये OH के पास में जाता है ना, तो जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पर क्या है आपके पास में कार्बन है। ठीक है, अब ये वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ था OH, तो ये H पॉजिटिव इस OH के साथ मिलकर क्या होता है H2O को रिलीज कर देता है, बदले में इस कार्बन के ऊपर आ जाता है कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन इधर बन गया, फिर ये आ गया कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन। ठीक है, ये वाली कहानी बन गई।
अब इससे देखो आपके पास में प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, ज़रा सबको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इससे, तो इससे आपके पास में दो प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। दो प्रकार के प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या देखनी पड़ेगी भैया, यहाँ पर आपको चेक करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास में दो तरह की सिचुएशन बन सकती है, या तो आप 2 डिग्री पर भी इसको फॉर्म कर सकते हो, या फिर बोला जाए कि भैया आपको यहाँ पर 3 डिग्री पर भी इसका फॉर्मेशन करवा सकते हो, इज अप टू यू। ठीक है, वो मेजर माइनर वाली कहानी चल रही है। तो देखो दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो इसको नाम दे देता हूं मैं, ए नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। और ए नाम का जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसके अंदर होगा क्या, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। और जो कार्बोकेटाइन बना हुआ था ना, उसके साथ में क्या जोड़ देना, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आपके पास में ये बन जाएगा सी, इधर सी और इधर भी क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, ये वाली कहानी आपके पास में हो जाएगी। अब देखो होगा क्या कि जब आपके पास में सी इधर पर आया, तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था, जो कार्बोकेटाइन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। समझ में आई बात, ये 2 डिग्री था ना, तो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री पर शिफ्ट हो गया। तो एक सिचुएशन आपके पास में बनती है ये वाली। दूसरी सिचुएशन जो आपके पास में बनने वाली है, जिसको हम सिचुएशन नंबर बी नाम देंगे। सिचुएशन नंबर बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो सकता है कि जो कार्बोकेटाइन है वो इधर शिफ्ट ना होते हुए इधर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाए। तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो इस सिचुएशन पे बी नाम का प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज सी। सी यहाँ पर आ जाएगा सी, और यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, सी और सी। और आपके पास में इधर पर क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आपके पास में जनरेट हो रहा है। अब देखो, ये तो दोनों 3 डिग्री पर, दोनों में क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है ना, दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपके पास में फॉर्म हो गए। अब इसके बेसिस पर अगर मैं बात करता हूँ कि जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनेंगे, तो अब यहाँ पर आपको चेक करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस तरह से चेक हो जाएगी, ये जो कार्बोकेटाइन है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड इसमें से या तो इधर एक बन पाएगा या फिर इधर पर एक बन पाएगा। तो दो प्रकार के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके पास में हो सकता है ए नाम के प्रोडक्ट से। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि माना कि पहली बार सपोज ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा सी। एक हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए, या दूसरी सिचुएशन आपके पास में ये आती है कि जो डबल बॉन्ड होगा वो कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो ये बन गए दो प्रोडक्ट यहाँ पे। उसी तरह से इस वाले की बात करते हो तो यहाँ पे भी सिचुएशन यही है, या तो आपके पास में डबल बॉन्ड इधर पर फॉर्म हो सकता है और आपका प्रोडक्ट बन सकता है कुछ ऐसा, या ये डबल बॉन्ड इधर फॉर्म हो सकता है तो प्रोडक्ट आपके पास में बन सकता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो बस ये बन गए टोटल हमारे पास में प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से यहाँ पर इसके टोटल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट शो करना है। और प्रोडक्ट आपके पास में वो होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीटली स्टेबल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास में क्वेश्चन डन। और इसी बात पे हमारा लेक्चर भी हो चुका है एंड, जहाँ पर हम लोगों ने आज देखा था जेडब्ल्यू का पेपर, किस तरह से ये पेपर पूछा गया था, उतार चढ़ाव के साथ में। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस थे। आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो फटाफट चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, साथ ही साथ में कर दो भैया अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स, ताकि आपकी कमेंट्स पे हम लोग बहुत सारे और भी जो सीरीज़ है उसको ला सके। जैसे करंट में भी जीत सीरीज़ चल रही है ना, ऐसे भी आगे और भी सीरीज़ आएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो बस इसी बात पे करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।